नमस्कार मित्रों। आज सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद 126 से लेकर के 139 तक इन अनुच्छेदों में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, इनको आज पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 126 से शुरू करेंगे और अनुच्छेद 139 में समाप्त करेंगे। धन्यवाद मित्रों। आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, जिससे आगे की जो प्रक्रिया है वो भी बढ़ती रहे और हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे, जिससे हम आपके सामने अच्छी से अच्छी चीज़ें लाकर उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय में। कार्यकारी जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है कार्यकारी, उसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती। यानी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का जो प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है वो केवल उच्चतम न्यायालय के लिए दिया गया है, ना कि हाई कोर्ट के लिए। अब इसकी नियुक्ति कैसे होती है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। यानी अगर वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के किसी एक न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। और ये कब करेगा? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कब करेगा? जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या वो अनुपस्थित हो, किसी कारणवश वो अपने पद के दायित्वों को निभाने में असमर्थ हो। और इसके अलावा अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अपने कार्यों को करने में अक्षम है, तो वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। अगला अनुच्छेद जो है आपके वो 127 है। और 127 क्या कहता है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित। तदर्थ का मतलब एडहॉक। एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद कौन करता है? 127। और ये एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति किन परिस्थितियों में होती है? जब उच्चतम न्यायालय की गणपूर्ति यानी कोरम पूरा ना हो, सुनवाई का जो कोरम होता है वो पूरा ना हो, और सर्वोच्च न्यायालय की कार्य क्षमता में बाधा पहुंच रही हो, तो मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, वो राष्ट्रपति से परामर्श लेकर क्या करेगा? एडहॉक या तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। यानी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। और ये किसके परामर्श से कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति के परामर्श से करेगा। और राष्ट्रपति के परामर्श से संबंधित का मतलब क्या है?
कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल या कैबिनेट की सलाह पर ही कार्य करता है। तो यह वास्तविक सलाह किसकी हुई? कैबिनेट की। अब हम समझेंगे कि न्यायालय की जो गण पूर्ति होती है या कोरम होता है वो कितना होता है। तो चूंकि वर्तमान में कितने जज हैं? 34 जज हैं। मुख्य न्यायाधीश को मिला करके कितने हैं? 34 हैं। जब 34 जज हैं तो कुल का बहुमत, यानी कुल का बहुमत कितना हुआ? 17 हुआ। कुल का बहुमत कितना हुआ? 17 प्लस 1, 17 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, यानी 18। तो सुप्रीम कोर्ट की गणपूर्ति संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 18। और जो न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वो उसी तरह उसको अधिकार प्राप्त होते हैं जैसे परमानेंट नियुक्ति वाले जज को प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 128। अनुच्छेद 128 ये कहता है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। यानी सेवानिवृत्त अगर कोई न्यायाधीश है तो उसकी भी नियुक्ति कहाँ की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से उच्चतम न्यायालय में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है, चाहे वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो। अगर वो सेवानिवृत्त हो गया है और कार्य का बोझ बढ़ जाने के कारण ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ अलग से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी चाहिए, तो मुख्य न्यायाधीश ऐसे न्यायाधीशों से अनुरोध कर सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति जरूरी होती, यानी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति जब मुख्य न्यायाधीश करेगा तो उसमें राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य होती है। और इस अवधि में सुप्रीम कोर्ट के जज के सभी अधिकार उनको प्राप्त होंगे जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने के बाद फिर दोबारा वो क्या हैं? न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो उसको वो सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो एक न्यायाधीश को प्राप्त होते हैं। लेकिन अधिकार तो प्राप्त होंगे, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं समझा जाना चाहिए। यानी जो मूल रूप से नियुक्त होते हैं उनकी तरह अधिकार तो प्राप्त होंगे, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश उस समय यानी सेवानिवृत्ति के बाद जब नियुक्ति होगी नहीं समझा जाएगा या नहीं माना जाएगा। इसके बाद आते हैं सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 130 में ये उल्लेख करता है, अनुच्छेद 130, कि सुप्रीम कोर्ट या मुख्य न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका स्थान कहाँ होगा, ये संविधान के अनुच्छेद 130 में वर्णन किया गया है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में, यह ऐसा जो है एक अनुच्छेद 130 में लिखा है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में बैठेगा जो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से समय समय पर नियत करेगा। वर्तमान में तो मुख्य सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में, लेकिन उसको दूसरी जगह भी हम उसको अगर
मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से परामर्श करके उसको दूसरी जगह जहां वो चाहें वहां नियत कर सकते हैं और उसकी सुनवाई कर सकते हैं। इसके बाद उच्चतम न्यायालय की अवधि। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि, ये किस अनुच्छेद के तहत है? 138 के तहत। उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान करे। यानी उच्चतम न्यायालय को संघ सूची से संबंधित सभी विषयों पर क्या होगा? उसकी अधिकारिता होगी, लेकिन इसके अतिरिक्त भी उसे अधिकारिता प्राप्त हो सकती है। वो कैसे? अगर संसद कानून बनाकर उसे अधिकृत कर दे। यदि संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग का उपबंध करती है जो उच्चतम न्यायालय को किसी विषय के संबंध में किसी ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो भारत सरकार और किसी राज्य सरकार की विशेष द्वारा प्रदान करे। यानी संसद कानून बनाकर उसे विशेष शक्तियां भी प्रदान कर सकती है। अब इसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 139। अनुच्छेद 139 क्या कहता है कि कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। यानी उच्चतम न्यायालय को कुछ रिट निकालने की अधिकारिता को प्रदान किया जाना। और ऐसी शक्ति का उल्लेख कहाँ है? 139 में। अनुच्छेद 139 संसद विधि के द्वारा उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का विस्तार भी कर सकती है। और अनुच्छेद 32(2) में जो उल्लेख किया गया है उससे ये क्या है? भिन्न है। धन्यवाद मित्रों। और उच्चतम न्यायालय से संबंधित जो भी अन्य प्रावधान हैं उसको हम दूसरे वीडियो में पेश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि। और आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। धन्यवाद।